You call yourself a human capital transformation and change management consultant. What does that actually mean in real terms? Thank you so much, first of all, Vaibhav and Saksham, for calling me here on the podcast called Strangers to Friends. And about the question that you asked, human capital transformation coach and advisor, we all understand that we all are human beings. हम जिंदगी में कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. बट डू वी चेंज वेरी इजली? नो, वी डोंट. है ना? तो कई बार ये होता है कि चेंज हम खुद हो जाते हैं. कई बार ये होता है कि हमें कोई चेंज करता है, बदलाव लेकर आता है, मे बी वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो. सो आई बेसिकली वर्क ऑन ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन लाइफ्स, कि आप अपने आप को प्रोफेशनली और पर्सनली कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, विच विल मेक यू अ बेटर इंडिविजुअल और अ बेटर प्रोफेशनल. सो दैट इज द रीजन आई कॉल माई सेल्फ एज ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड एडवाइजर. बड़ा मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि आप इतने साल से यू आर 25 years into this profession, यस. right? Do people really change? मतलब आप इतनी सारी ट्रेनिंग्स करते हो, यू हैव बीन टू सो मैनी ट्रेनिंग्स, तो लोग कितनी देर लगाते हैं चेंज करने में, और क्या परसेंटेज है वो चेंज का? वैभव, इस चीज में मैं आपको बोलूंगा, बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा, लोग इतनी जल्दी बदलते नहीं है. आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप मेरे बड़े भाई हो, राइट? और मैं सैर नहीं करता हूँ. आप मेरे को बोलते हो हितेश तू कल से सैर शुरू कर दे, मैं कुछ ना कुछ बहाने बनाऊंगा कि वैभव भाई आज नहीं, आज मेरे को फलानी जगह जाना है, मेरे को ये काम है, तो मैं कल से शुरू करूंगा. मे भी हो सकता है अगले दिन आप फिर थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर डालोगे कि हितेश यार तेरे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, तो शुरू कर दे. तो कहीं न कहीं फिर मैं बहाने बनाता रहूँगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं मैं कम्फ़र्ट ज़ोन अपना डिस्टर्ब कर रहा हूँ. अगर मैं सैर शुरू कर दूँगा, मेरे को एक आदत हो गई है आलसी बनने की, या आराम करने की, या लेट उठने की, राइट? तो कभी भी बदलाव, जैसे वही हम बात कर रहे थे, बदलाव इतना ईज़ी नहीं होता. अगर हम 100 लोगों को भी के ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं, तो जनरली परसेंटेज वो होती है 2 या 3% जो चेंज होते हैं. 97% चेंज नहीं होते, बट 97 में हो सकता है कि 40-45% ऐसे भी होंगे जो पार्शियली अपने आप को चेंज कर लेंगे और पार्शियली नहीं करेंगे. तो जनरल ह्यूमन नेचर है. पर हम खुद ये कहते हैं कि व्हेन वी आर वर्किंग ऑन ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो 2-3% लोग भी चेंज हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं. एंड एज ह्यूमन बींग्स हमें भी पता है कि विद एक्सपीरियंस हम थोड़ा सा बेटर होते जाते हैं, विजडम आती जाती है, और हमें पता लग जाता है कि लोगों को कैसे जल्दी चेंज कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि 25 सालों में वो परसेंटेज अब थोड़ी बढ़ गई है. और जब वो 50 साल हो जाएंगे, हालांकि बुढ़ा तो मैं बहुत हो जाऊंगा 50 साल में, वो परसेंटेज और बढ़ा दूंगा. बट जैसे 25 years 54,000 प्लस प्रोफेशनल्स ट्रेंड, राइट? हाँ जी. सो रियलिटी में व्हाट हैव यू एक्चुअली लर्नड अबाउट ह्यूमन बींग्स? वी हैव लर्न वन थिंग सक्षम, जो मैं जहाँ से हमेशा शुरुआत करता हूँ अपने ट्रेनिंग सेशंस की, वी ऑल आर जीडीपीस. अब मैं जब जीडीपी बोलूंगा, आप सबके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या रन कर रही होगी, सक्षम जी एंड वैभव, क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. बट मैंने अपने डिक्शनरी में इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं रखा हुआ, बिकॉज जनरली ऑब्वियसली जीडीपी को हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बोलते हैं. बट सिंस आई एम वर्किंग इन ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सो आई कॉल जीडीपी एज गलती दा पुतला. राइट, टिल द टाइम वी आर नॉट एडमिटिंग आर मिस्टेक्स, या जब तक हम गलती नहीं करेंगे, एक तो हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन से बाहर नहीं, मतलब क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ बाहर नहीं निकलेंगे. तो कहीं ना कहीं गलतियां हमें नए तरीके बताती है कि किसी काम को करने के, या ज़िंदगी को नए तरीके से जीने के क्या मायने हैं. तो जीडीपी वाली चीज़ ने मेरे को पर्सनली प्रोफेशनली दोनों चीज़ में हेल्प किया है. बट देर इज़ अनदर, कहते हैं ना हर एक चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है. जीडीपी इफ यूज्ड इन एक्सेसिव वे बिकम्स एन एक्सक्यूज. जैसे सपोज सक्षम ने मेरे को कोई चीज़ बोली, और अगर मेरे से गलती होती बार बार मैं जीडीपी लेके बोल दूंगा, तो सक्षम बोलेगा हितेश भाई ये बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा. सो जीडीपी शुड बी टेकन एज अ लर्निंग, कि भी अगली बार मैं गलती नहीं करूंगा, अगली बार से इंप्रूव करूंगा, राइट? सो दिस इज माय थॉट प्रोसेस, कि जीडीपी अगर आप बन जाओगे, तो जैसे आपने मेरे को पूछा था 54,000 प्लस लोगों को मैंने ट्रेन भी किया है. कहीं ना कहीं हम सब में एज अ ह्यूमन बींग वो चीज़ लानी पड़ेगी, वी शुड ट्राई और एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थिंग्स. एंड टिल द टाइम वी डोंट ट्राई और डिफरेंट थिंग्स और एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थिंग्स, हम कभी भी जिंदगी में, कहते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह चलते रहेंगे कि मैं जिंदगी क्या कर रहा हूँ, जिंदगी कट रही है. तो मेरे को लगता है जिंदगी काटनी नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह,
ज़िंदगी जीनी है जिसमें अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे, अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे। और ज़िंदगी का मज़ा ही तभी तभी है जब आपको अप्स और डाउन्स दोनों मिलेंगे, क्योंकि उसी रीज़न की वजह से आप नए-नए तरीके ढूँढोगे कि कैसे मैंने इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ, जितने हम लोग जीडीपी बनेंगे, 54,000 के हम लोग उससे ज़्यादा भी ट्रेन कर लेंगे, ठीक है? बट ऑब्वियसली सेंसिटाइज़ हम कर पाएँगे कुछ परसेंटेज लोगों को, जो मैं वही 2-3% बोल रहा था। पर ठीक है, 2-3% को भी कर दिया, धीरे-धीरे वो परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो लेट्स ऑल बिकम जीडीपीज़। सो इससे मेरा मतलब ये था कि कोई पैटर्न जैसे आपको हर ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है एक, कि जिससे अब आप इतना, लेट्स से आपको भी इतना एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, 54,000 कोई छोटा नंबर तो नहीं है। तो उसमें एक पैटर्न मिल जाता है कि अब आप अपनी ट्रेनिंग्स इस चीज़ से ही शुरू करते हो। बिल्कुल। तो वो पैटर्न में या वो चीज़ या कुछ आप एक दो चीज़ बताना चाहें कि ऐसे अब मैं पहले शुरू करता था एक्स करा के, एक्स एक्सरसाइज करवा के, अब मैं वाई से शुरू करता हूँ सीधा, भाई एक्स को छोड़ता ही नहीं क्योंकि मुझे पता है लोग क्या सोच रहे हैं। तो कुछ ऐसे का पैटर्न शिफ्ट आया हुआ है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सक्षम। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अच्छा। और बिल्कुल सही, जब हम पहले कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं, हमारा तरीका बिल्कुल सीधा होता है। जैसे अगर आपने मेरे को कोई सेशन दिया है, सपोज़ मैं कहता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, तो मेरा सीधा होता था पहले सीधा टॉपिक के ऊपर, जो कि जनरली हर ट्रेनर शुरू करता है, व्हाट इज़ स्ट्रेस? स्ट्रेस कितने टाइप की होती है, राइट? तो सीधा क्वेश्चन ही वो होता था और उसके हिसाब से शुरू करता था। अब एक फ़र्क क्या आया है कि ट्रेनिंग में मैं पहले कंटेंट का नहीं सोचता हूँ। कंटेंट मेरे लिए अब सेकेंडरी हो गया है। कंटेंट ऑब्वियसली जाना चाहिए, नहीं तो वो यूज़फुल नहीं रहता सेशन भी। बट कंटेंट से पहले मेरा कोशिश ये होती है कनेक्ट। आज जिनके लिए मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, अगर मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होऊँगा और मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने लोगों को ट्रेन कर दिया है, मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर मैं इस बॉडी लैंग्वेज या एटीट्यूड के साथ भी जा रहा हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऐसे, कि भई आप मेरे को मत बताओ, मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो वो कनेक्शन होगा ही नहीं कभी। तो शुरुआत अब इसमें मैंने जो चेंज किया है सक्षम, वो मैं इस तरह से करता हूँ। एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना स्ट्रेस्ड मत होइए, आप लोग बड़े सीरियसली बैठे हुए हो, नहीं नहीं तो मैं थोड़ा-सा मुस्कुराओ। बट ये जैसे आप जो आप ये वाली बात कर रहे थे कि ये ऐसे हुआ है, बट जैसे आप जहाँ ट्रेनिंग्स के लिए जाते हो वहाँ पे थोड़ा सा तो एक आप मतलब जो बैठे हुए हैं वो ये नहीं हैंगे कि मैं क्यों सुनूं आपको, तो वो जो आप एक अथॉरिटी मेंशन करो, मतलब। अथॉरिटी मेंटेन। पहले मैं वाइब्स नहीं पकड़ता था, अपने हिसाब से शुरू कर देता था। अब मैं थोड़ा इस चीज़ में डायनामिक हो गया हूँ, मैं पहले वाइब्स देखता हूँ रूम में और लोगों की। उनके सबके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वाइब्स कैसे आ रही है। कईयों से ऐसे आती है, ये बताएगा गंजा में व्हाट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है? वो वाइब्स आ रही होती हैं, आपको पता है उसमें कोई बोल नहीं रहा कुछ। कईयों को होता है कि ठीक है यार, देखते हैं क्या होगा इस सेशन में। ठीक है? तो मेरा मतलब, मैं आपको कनेक्ट वाली चीज़ इसलिए बता रहा था। कनेक्ट में मैं कोशिश क्या करता हूँ, सबसे पहले एक तो कई बार उनकी इंट्रोडक्शन लेता हूँ, या जिस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उनसे पूछता हूँ कि ज़िंदगी में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस देती है? ये आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब कई जगह पे मेरे को ऐसा लगता है कि ऑडियंस खुलने वाली नहीं है यहाँ पे, लग रही है। जब शुरुआत हम लोग करते हैं, 1-2 चीज़ें बोलते हुए ऐसा लगता है कि ऑडियंस खुलेगी नहीं यहाँ पर। तो वहाँ पे मैं अपना वो ब्रह्मास्त्र यूज़ करता हूँ, जीडीपी। गलती ना पकड़ो। क्योंकि उसमें ये होता है कि जनरली हमारी ना एक आदत होती है, मैं आज अगर स्ट्रेस के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर ये बोलूँगा, अगर वैभव सोचेगा कि मैं अगर ये बोलूँगा, पता नहीं अगर मैंने गलत बोल दिया तो सक्षम क्या सोचेगा? तो जीडीपी वाली चीज़ उसको थोड़ा-सा प्रोटेक्ट कर देती है, भाई, हम गलती के पुतले हैं, अगर हम गलत भी बोल देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, बट लेट्स ओपन ओपन अप एंड लेट्स शेयर दोज़ थिंग्स। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट की कोशिश करता हूँ। कनेक्शन थ्रू इंट्रोडक्शन होगी, थ्रू जीडीपी हो गया, थ्रू एन एक्टिविटी होगी, सबसे पहले वो मैं करता हूँ रिलेटेड टू द टॉपिक। उसके बाद मैं एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग करता हूँ, जिसमें मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग इसको मोनोलॉग नहीं रखेंगे, विल कीप इट अ डायलॉग, जिसमें मैं कुछ बोल रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और आप भी जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपका अपना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ वैभव, जो आप मेरे को बोल रहे थे चीज़, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था, मैं ऐसे नहीं करता उसको ट्रांसफ़र, मैं हॉरिज़ॉन्टल में आके ट्रांसफ़र करता हूँ कि सक्षम, वैभव, आप अपने एक्सपीरियंस से आ रहे हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से आ रहा हूँ। सो लेट्स मेक इट अ डायलॉग वेयर आई ऑल्सो टॉक ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड यू ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू दैट टॉपिक। सो कनेक्ट पहला हो गया। और जब ये चीज़ होगी, हम लोग एक ही लेवल पे आके बात कर रहे हैं, तो कोलैबोरेशन होगी। खाली ये नहीं होगा कि मोनोलॉग में मैं खाली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोलते जा रहा हूँ। जब कनेक्ट हो गया और कोलैबोरेट हो गया, तो एंड रिजल्ट होगा सेलिब्रेट, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज एंजॉय कर रही है। जो मैं डिलीवर करने आया था, मेरे को लग रहा है ये ट्रांसफर हो रहा है। और हमेशा मैं सेशन में एक चीज़ और बोलता हूँ कि 100% ट्रांसफर कोई भी नहीं कर पाता। आप भी आज अगर मेरा कोई सेशन ले रहे हो, आप 100% नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% कर पाओगे। पर अगर वो 20% भी ट्रांसफर हो गया, एज अ ट्रेनर मेरा काम हो गया, और एज अ ट्रेनी आपका भी काम होगा।
एग्जैक्टली। सही है। आजकल जो वर्क प्लेसेस हैं उसमें काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये फील करते हैं कि हार्ड वर्क करना और बट कोई और जो बॉस की नज़रों में या मैनेजर की नज़रों में या लीडर की नज़रों में ज़्यादा आता है वो ले जाता है। तो लाइक मैनेजर का बंदा जैसे कह देते हैं लोग वर्क प्लेसेस पे। तो आपको क्या लगता है कि कॉरपोरेट इंडिया का जो है वो पॉलिटिक्स को ज़्यादा रिवॉर्ड करता है या हार्ड वर्क को ज़्यादा रिवॉर्ड करता है इन योर 25 years ऑफ एक्सपीरियंस? Okay. So whether it is India, Vaibhav, or whether it is any other country, we know politics is a part of our life, right? I would say, in fact, एक खाली आप प्रोफेशनल में नहीं ले सकते, ये पर्सनल सेटअप में भी आप ले सकते हो दोस्तों के बीच में, राइट? बट आई ऑलवेज टेक इट एज कि पॉलिटिक्स तो रहेगी, पॉलिटिक्स रहेगी, आपके ऊपर है आप पॉलिटिक्स का पार्ट बन के वैसी चीज़ें करना चाहते हो। अगर ऑब्वियसली आप पॉलिटिक्स का पार्ट बन के वैसी चीज़ें करना चाहते हो तो फिर मेरी आदत वही रहेगी कि मैं जाके अपने मैनेजर्स जहाँ पे मैं जाऊँगा कहीं ना कहीं बटरिंग करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उनकी बस चापलूसी करके मैं मैक्सिमम अपना बेनिफिट उठा लूँ। बट ओवरऑल लॉन्गर रन में वो चीज़ नहीं, हार्ड वर्क की काम आएगी, ओके। राइट? अब आपको भी ये पता है हर एक इंडिविजुअल की अपनी आदत होती है। अब सब ये बोलते हैं कि यार मैक्सिमम लोग ये करते हैं तो हमें भी ये करना चाहिए। यहीं आ जाता है डिफरेंशिएशन कि जहाँ 80% लोग बोलेंगे ऐसे करना चाहिए, 20% कहेंगे नहीं यार मैं तो ऐसे करूँगा नहीं, मैं हार्ड वर्क के ऊपर करूँगा, राइट? इन माई व्यू इफ आप मेरे से अगर जानना चाहो, मैंने ज़िंदगी में हमेशा हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क इनिशियली रिजल्ट्स नहीं देता, इनिशियली आपकी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल या बहुत थोड़ी-सी वर्टिकल ग्रोथ होती है, बट बाद में आपकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त होती है, राइट? मेरा ना एक आदत है, मैं सीरियस के साथ कुछ चीज़ें थोड़ा अलग रूप से भी देखता हूँ। मैं एक चाइनीज़ बैम्बू प्लांट की फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो करता हूँ या बैम्बू प्लांट की अगर फ़िलॉसफ़ी आप ले लो, पहले 5 साल वो हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ करता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, 6th ईयर वो शूट करता है। तो एक चाइनीज़ बैम्बू प्लांट है मोज़ो, ओके। उसकी एक क्वालिटी है, वो पहले 5 साल बहुत स्लो हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ करेगा और छठे साल वर्टिकली वो करता है, वो शूट करता है। तो मेरे को खुद ये लगता है कि पहले इनिशियली हार्ड वर्क होगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली में ये भी पता चल जाएगा कि पॉलिटिक्स को कैसे अवॉइड करके उसका पार्ट नहीं बन के, बट दूसरे को ये भी बता के कि मेरे को पता चल रही है कि क्या चीज़ें तुम कर रहे हो एंड व्हाई यू आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब माय पर्टिकुलर एरिया जिसमें मैं अपना हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ। तो माय व्यू पॉइंट इज हार्ड वर्क को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बट ऑब्वियसली स्मार्ट वर्किंग हमें धीरे धीरे आ जाती है व्हेन वी नो अबाउट हाउ टू हैंडल सच पीपल हु आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन तो आ ही जाती है जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है और वो देख रहा है यार जो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, जो यस। पॉलिटिक्स खेल रहा है वो सक्सीड कर रहा है, तो जो जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा होता है वो कहता है कि यार मैं क्यों दूँ फिर अपना 100%। तो वो क्या सोचे फिर? उसमें फिर शॉर्ट टर्म गेन्स होंगे, शॉर्ट टर्म गेन इन द सेंस अगर मेरे को कोई मैनेजर ही ऐसा नहीं मिला किसी और कंपनी में जब मैं जा रहा हूँ जो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ तो वहाँ मेरे को दिक्कतें आएंगी, वहाँ पे मैं टिकूंगा नहीं। जो हार्ड वर्क वाला होगा वो हर जगह टिक जाएगा और उसको पता है कि मैं अपने काम के थ्रू कैसे रिजल्ट दूंगा और कैसे मैनेजर को कन्विंस कर लूंगा। इवन उसको ये भी पता होगा कि आज वैभव मेरा अगर मैनेजर है, सॉरी मैं वैभव थोड़ा उल्टा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट? या चलो उल्टा एग्जाम्पल मेरे पे ले लेते हैं। ठीक है। मैं एक करप्ट मैनेजर हूँ, ओके। वैभव मेरा सबऑर्डिनेट है ओके। और सक्षम मेरा बॉस फेवरेट है, बंदा है, अच्छा सक्षम मेरा बॉस है। तो मतलब अगर स्किप लेवल देखा जाए वैभव का, अगर हितेश गड़बड़ बंदा है, गड़बड़ मैनेजर है, अगर कुछ गड़बड़ करता है तो स्किप लेवल अगर बॉस अच्छा है तो वैभव अगर हार्ड वर्किंग भी है और धीरे धीरे जब वो स्मार्ट वर्कर बन गया तो उसको ये पता कि अगर हितेश ने कुछ गड़बड़ की, मेरे काम के हिसाब से मेरे को नहीं रिकॉग्नाइज किया या रिवॉर्ड किया, तो आई हैव सक्षम विद मी। तो मैं वही कह रहा था कि मतलब धीरे धीरे हमें ये पता लग जाती हैं चीजें कि कल को मेरा मैनेजर नहीं भी कर रहा है, मैंने इस चीज़ को सॉफ्टली कैसे आगे पहुंचाना है मैनेजमेंट तक या हायर लेवल पे, स्किप लेवल पे, कि जिसमें मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ मेरे को बिगाड़ भी नहीं सकता, वहां से उस जोन से हटा भी नहीं सकता, बिकॉज आई एम गिविंग आउटपुट। तो मेरा तो ये होता है कि भी इस चीज़ को इस तरह से ही करना चाहिए कि अगर आप करोगे मैनेजर की चापलूसी तो आप शॉर्ट टर्म में चलोगे और कुछ कुछ जगह पे चलोगे। अगर आप चलोगे हार्ड वर्क के हिसाब से, रिजल्ट्स के हिसाब से, आप मैक्सिमम सब जगह आराम से निकलोगे, जिसको कहते हैं ना, यू विल थ्राइव इन योर पर्टिकुलर लाइफ रेदर देन जस्ट ओनली सर्वाइव। तो अगर आपने सर्वाइवर बनना है तो ऑब्वियसली फिर तो बेस्ट वही है कि जी हम मैनेजर की चापलूसी करके चलो। स्मार्ट वर्क का कोई एग्जांपल? स्मार्ट वर्क का कैसे आप कह रहे हो कि हार्ड वर्क के साथ जो पॉलिटिक्स खेल रहा है मैं हार्ड वर्क करूं और वो बंदा मैं बंदा आपको पॉलिटिक्स एग्जांपल खेल दे रहा रहा हूँ, हूँ? बड़े सिंपल एक फिलोसफी के साथ दूंगा।
हार्ड वर्क मीन्स मेरे को जो काम वैभव ने दिया मैं उसको करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल नेगेटिव आपका ले रहा हूँ, राइट? स्मार्ट वर्क में क्या होगा, मैं थोड़ा माइंडफुल हो जाऊंगा। माइंडफुल इन द सेंस मैं काम तो अपना कर रहा हूँ, पर मेरे को अपने बॉस की नेचर पता है, ये कहाँ कहाँ गड़बड़ कर सकता है। तो माइंडफुल होता है मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट। अब मेरे को पता है यहाँ यहाँ गड़बड़ कर सकता है, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे स्किप लेवल सक्षम है, राइट, तो सक्षम जी को मैं कहीं ना कहीं ब्रेक्स में या किसी टाइम में इन्फॉर्म करता रहूँगा, सक्षम सर मेरा इस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि कहीं पे अगर वैभव ने गड़बड़ की तो हमारे सुपर बॉस है सक्षम, आपके भी और मेरे भी। तो मैं ये कहूँगा स्मार्ट वर्क में ना वी हैव टू बिकम मोर माइंडफुल इन नेचर, मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट। हार्ड वर्क में क्या होता है, अरे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे से आगे किसी ने पूछा बता ही वही तूने क्या मेहनत कर रहा है और क्या काम कर रहा है, तो मेरे को पता ही नहीं है। माइंडफुलनेस मीन्स मेरे को ये पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कितने रिजल्ट्स दे रहा हूँ, मेरे को अपने मैनेजर की आदत भी पता है, राइट, बट मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ, बट मैं इस उसकी आदत को इस तरह से रखता हूँ अपने आप में कि मेरे को पता है कहाँ कहाँ गड़बड़ कर सकता है। एंड सेम चीज़ों को मैं बड़े प्यार से दूसरे तरीके से, नॉट रिपोर्टिंग, बट एज अ फ्रेंड कह लो, या मेरा अगर रिलेशन के साथ से डेवलप हो गया स्किप लेवल के साथ, तो मैं कन्वे कर रहा हूँ। क्योंकि कल को अगर मेरे मैनेजर ने गड़बड़ की तो स्किप लेवल है जो कहीं ना कहीं मेरी स्किन को सेव कर लेगा। अब मे बी हो सकता है सक्षम हो या और कोई हो जो रिलेटेड हो मेरे बॉस के साथ। तो इसको मैं कहूँगा स्मार्ट वर्क, वेर यू नो वेर यू आर, एंड वेर यू ऑल्सो नो वेर योर बॉस इज, एंड वेर यू ऑल्सो नो कि वो कहाँ गड़बड़ कर सकता है, कर सकती है। तो आपको उसके रास्ते पता चल जाता है कि आपने अपनी स्किन को कैसे बचाना। पर मोस्टली तो ये कनेक्टेड ही नहीं होगा ना, मतलब मोस्टली आप उस लेवल पे आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। स्किप लेवल पे आप नहीं कर सकते, बट स्किप लेवल भी हमेशा इंफॉर्मेशन मैनेजर से भी लेता है और सबऑर्डिनेट से भी लेता है। तो कहते हैं ना आदत, अगर आपको मेरी कोई आदत पता है तो आपको पता है किस टाइम में आप बात करोगे, या अगर आपको पता है कि ये गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, या ये सक्षम की बात आया सुनता है, तो हो सकता है आपको अगर कोई क्रिटिकल काम करवाना हो और आपको पता है मेरी बात नहीं सुनेगा, आप जाके सक्षम से बात करोगे। सो दिस इज स्मार्ट वर्क। तो मेरा मतलब कहने का मतलब है इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन बींग्स, यू ऑल्सो नो कि ह्यूमन बींग्स के अलावा किस चीज़ में अच्छा है, आप कैसे इससे काम लेना है, तो वही काम इसको ज़्यादा दिया जाए। मुझे लगता है कि सर जो पॉलिटिक्स है कि वो हर एक तरह का होता है, मतलब पॉलिटिक्स तो जा ही नहीं सकता ऐसे कि जैसे आपने जो चीज़ अभी मुझे कन्वे की है कि आप स्किप मैनेजर के साथ भी फ्रेंडली या उस तरह से बात कर रहे हो। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ हेल्दी पॉलिटिक्स, जिसको थोड़ा डिप्लोमेसी भी कह देते हैं कि यस, हम लोग आराम से बात कर रहे हैं ऐसे। तो ये उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती जो किसी को इफेक्ट कर सके, मे बी चापलूसी ऑफ टाइप ना होए, बिल्कुल। बट हेल्दी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह है ही है, वो हमें देखना है कि हम किस लेवल से किस तरह से कन्वे कर रहे हैं उस मैसेज को, कि किस टोन में कन्वे कर रहे हैं कि जो बहुत से रूट भी ना लगे और लगे कि हाँ फ़नी बात कर रहा था, चलो मैनेजर भी बाहर है, हम भी बाहर हैं, कहीं बाहर सेटिंग में मिल गए, कुछ हो गया। तो ये मैं मुझे लगता है कि वो एक पार्ट ही है, तो वही स्मार्ट में ये आ जाता है हेल्दी, और जो स्मार्ट नहीं है उसमें वो आ जाता है। बट बट बिल्कुल उस हमें एक टैक्टफुलनेस आ जाती है स्मार्ट में, कि उस चीज़ को जैसे वही आप बोल रहे थे स्ट्रीट हंस के स्मार्ट कहते हैं आई थिंक सर हाँ, इसको ना, स्ट्रीट स्मार्ट चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो बंदा सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है और वो ये करना चाहता है कि ये वाली जो थोड़ी सी डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स सी है वो सीखना चाहता है, वो कैसे कर सकता है ये चीज़ें? क्योंकि यहाँ तक तो सारे ही होते हैं, बट ये ऊपर वाला लोगों को लगता है यार मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, यार मैं नहीं ये चीज़ें कर सकता, मैं नहीं करता, मैं नहीं ऐसी चीज़ें करता, उसको आप क्या बोलोगे? बिल्कुल, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, टैक्टफुलनेस और पॉलिटिक्स दोनों अलग चीज़ें। पॉलिटिक्स मीन्स कभी मेरा फ़ायदा होना चाहिए, वैभव का फ़ायदा नहीं होना चाहिए, सक्षम का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। मेरी पार्टी ऊपर आनी चाहिए भाई, आपकी नहीं आनी चाहिए। टैक्टफुलनेस मीन्स टैक्टफुलनेस पॉजिटिव उसमें भी यूज़ होता है, इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं, बट टैक्टफुलनेस इज़ बेटर देन पॉलिटिक्स। अगर मेरी नेचर ऐसी है कि जहाँ मैं कहता हूँ विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, टैक्टफुल चलूँगा, राइट? तो एक बार आप वापस वैभव वापस मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछोगे एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ आप इसमें जानना चाहते हैं? जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है बट उसको एक लेवल ऊपर जाना है, क्योंकि वो कभी भी मैनेजर के नोटिस में नहीं आता, क्योंकि उसको मैनेजर को पता ही नहीं है वो हार्ड वर्क कर रहा है, बट वो कर रहा है। अब उसको है कि मैं कैसे करके थोड़ी सी डिप्लोमेसी रखूं, थोड़ा सा अपना लोगों को अपने मैनेजर को बताऊं, बट विदाउट हर्टिंग माई ओन एथिक्स, कि मैं वो चापलूसी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल, इसी को वही मैं बात करूँगा, इसमें टैक्टफुलनेस आनी चाहिए। अगर आप अपने स्किप लेवल को बता भी रहे हो, आप उतनी इन्फॉर्मेशन पे उसको कन्वे करो जिसमें कि आपके मैनेजर को कोई चीज़ हर्ट भी ना हो। अगर स्किप लेवल के साथ आपकी अच्छी बात हो रही है और मैनेजर भी जानता है, तो मैनेजर को इतना भी पता होगा कि कुछ चीज़ें उनसे बात करेगा, या हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप लेवल वाला जो बॉस है
वो उससे पूछ भी सकता है, राइट? तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं कहते हैं ना, हमें कई बार सच पूरा पता होता है, बट सच पूरा नहीं बताना चाहिए, आधा बताना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैनेजर की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में रिपोर्टिंग कर दी स्किप लेवल को, तो ऑब्वियसली उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो कहीं न कहीं उसकी ईगो को भी हर्ट नहीं करना। पर यही मैं बोल रहा था, टैक्टफुलनेस। अब टैक्टफुलनेस ऐसे नहीं आती, आप बिल्कुल आप सही कह रहे थे, वो सीखना पड़ता है। अब सीखते हैं कई बार हम लोग, एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, कई बार हम दोस्तों से सीखते हैं, राइट? या कई बार हम केसेस पढ़ते हैं इस तरह के भी, ऐसे अगर केसेस आ गए हैं, एंड विद एआई चैट जीपीटी, अब तो चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं कि हम उसमें प्रॉम्प्ट लिख के ये चीज़ें भी निकाल सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाए। इसके अलावा हम लोग मेंटर्स के थ्रू सीखते हैं। इसके अलावा हम लोग मूवीज़ के थ्रू सीखते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं मूवीज़ के थ्रू बहुत सीखता हूँ। मैंने नाना पाटेकर की अब तक 56 4 बार देखी थी, राइट? और उस मूवी ने मेरे को इतना सिखाया था कि आड़े-टेढ़े टाइम में भी अगर आप बहुत प्रेशर सिचुएशन में भी चल रहे हो, जैसे कि अभी सक्षम ने अपने फेस एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखे हुए हैं, तो नाना पाटेकर ने सिखाया था कि बेशक खुशी हो या गम हो, वो अपने एक्सप्रेशंस को उस मूवी में उन्होंने कैसे न्यूट्रल रखे हुए थे अब तक 56 में, राइट? तो उस मूवी ने मेरे को इतना सिखाया। मेरे साथ ज़िंदगी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जहाँ मैंने खुद अपने एक्सप्रेशंस बड़े न्यूट्रल रखे हुए थे। तो मेरे को मूवीज़ बड़ी किक देती हैं लाइफ़ में। बुक्स मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है हमें ये आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, अगर वो टैक्टफुलनेस सीखनी है, वेदर मैं मूवी से सीखूँ या अगर मैं अच्छा बुक रीडर हूँ, तो मैं बुक्स के थ्रू सीखूँगा। अगर मैं ऐसा हूँ जो दोस्तों से ज़्यादा बात करता है, मैं दोस्तों से सीखूँगा। अगर मैं ऐसा हूँ जो ज़्यादा अकेले रहता है, बट नेट पे पढ़ता रहता है चीज़ें गूगल पे, तो मेबी मैं वहाँ से पढ़ के सीखूँगा। पर कहीं न कहीं मेरे को लगता है जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी, वो टैक्टफुलनेस नहीं आएगी। तो कहीं न कहीं उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मे बी आपको जहाँ जिस ऑर्गनाइज़ेशन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उन्हीं चीज़ों को पढ़ के उसको कहीं न कहीं अप्लाई करने की कोशिश करो। तो दिस इज़ हाउ वो कहते हैं चीज़ें फ़र्क डालेंगी। मैं आपका एक व्यू लेना चाहता हूँ इस चीज़ पे। तो एक कहा जाता है इसको डार्क साइकोलॉजी की तरफ ये चीज़ कही जाती है कि एवरीवन इज़ बीइंग ड्रिवन बाय अ डीप डिज़ायर। तो जो बंदा भी कुछ ना कुछ लेट्स से कोई अच्छी डीड भी कर रहा है आके, जी मैं एनजीओ चलाता हूँ इस करके मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मैं मतलब दुनिया को चेंज करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, सो मैं ये गैप ढूंढा तो मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। हर एक मतलब ये साइकोलॉजी ये कहती है कि हर एक तरह का बंदा एक डीप डाउन डिज़ायर से वर्क कर रहा होता है, जहाँ पे उसकी डिज़ायर्स लेट्स से पैसे को लेके, लेट्स से पावर को लेके डिज़ायर्स, उस हर एक इंसान कोई ना कोई ये डिज़ायर्स है, जिसको सेवन डेडली सिंस भी कभी कभी कह देते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पैसा, पावर, ऐसी सब चीज़ों से। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि यू थिंक कि हर बंदा इस तरह से ही चीज़ों को सोच के अपनी लाइफ में करता है हर एक डिसीजंस, कि नहीं लोग संत टाइप भी होते हैं, मतलब कि वो सच में करना चाहते हैं किसी के लिए? तो आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है? देखो, संत भी ज़रूरी हैं, पैसा भी ज़रूरी है, राइट? इसको अगर मैं मोटिवेशन में लूँ, वही ये, क्योंकि मोटिवेशन के ऊपर है। किसी को पैसा किक देता है, किसी को वो संत कि भाई मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला रहा हूँ, उससे मेरे को भला हो रहा है। या दूसरे ऐसे भी होते हैं कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, बट मैं चार्ज भी कर रहा हूँ, राइट? तो इसको हम लोग मोटिवेशन की लैंग्वेज में कहते हैं, जो इसलिए काम करते हैं कि जिसमें उनको मज़ा आ रहा है। जैसे अगर मैं अब ट्रेनिंग की बात करूँ, अगर मैं इसी डोमेन की बात करूँ, इसमें ट्रेनिंग डोमेन में ऐसा भी होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि यार मेरे को जहाँ पे कॉर्पोरेट अच्छा पे करेगा मैं वहीं पे जाऊँगा, बाकी सेशंस के लिए मैं मना करूँगा। दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर राइट। दे आर ड्रिवन बाय एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मीन्स मेरे को जहाँ रिकॉग्निशन मिल रही है, जहाँ मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं कहता हूँ, मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने बारे में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको बताऊँगा, मैं इंट्रिंसिक ज़्यादा हूँ, एक्सट्रिंसिक कम हूँ। बट आई एम अ मिक्सचर ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। पैसा तो ऑब्वियसली मेरे को भी चाहिए, ज़िंदगी मेरे को चलानी है, बट मैं उस चीज़ को ज़्यादा तब करता हूँ। मैं इसको अब कई जगह मैंने प्रो बोनो भी किया है, कई जगह मैं ऑनरेडियम बेस्ड भी करता हूँ, और कई जगह मैं प्रोफेशनल फ़ी बेस्ड भी करता हूँ। बट व्हेन यू एंटर द मार्केट, आपको पता चल जाता है कहाँ पे प्रो बोनो करना ठीक है, कहाँ पे करना ऑनरेडियम बेस्ड ठीक है, या कहाँ पे आपको ऑनरेडियम ही मिलेगा, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं, तो आपको स्विमिंग करनी नहीं आएगी। तो कहीं न कहीं टेस्ट आपको सबके लेने चाहिए। इसी में मैं आपको बोल रहा था कि जो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे को खाली लोगों की ज़िंदगी में संत बन के बदलाव लाना है, वो भी ठीक है। क्योंकि उनको किक मिल रही है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जहाँ उनको अच्छा लग रहा है। और जो लोग सोच रहे हैं खाली मैं पैसे से करूँगा, वो भी ठीक है। बट मेरे विचार में ये चीज़ है कि बेशक वो पैसा भी आ रहा है, जहाँ तक
कोई भी चीज़ दूसरे बंदे का कुछ बुरा नहीं कर रही है, बेशक आप अपने फ़ायदे का भी सोच रहे हो, बट दूसरे का बुरा नहीं कर रही है, तो एवरीथिंग इज़ राइट। और ये डार्क साइकोलॉजी वाली जो चीज़ आप बोल रहे थे, मतलब ये डार्क साइकोलॉजी सबकी होती है। अगर आप मेरी डार्क साइकोलॉजी पूछो, तो मेरी एक आदत है मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट करने की, या मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव आए। मैंने तभी इसी चीज़ को बड़ा सोच के रखा था, ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें मेरी कोशिश ये भी नहीं होती है कि मैं पुश करके किसी में बदलाव लाऊं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जहां मेरे को लगता है कि सामने वाले से एक्सेप्टेंस है, प्लस एक आदत और होती है हमारे कल्चर में भी और बाकी कल्चर में भी आदत होती है। सक्षम, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या आप सुनना पसंद करोगे, करोगे कि नहीं? नहीं, मैं बस रिस्पेक्ट के लिए सुन लूंगा बट सुन लोगे। दिल से नहीं सुन पाऊंगा। जब तक आप मेरे से पूछो ना कि हितेश क्या एडवाइस चाहिए, मेरे को कुछ बोलना नहीं चाहिए। इसको अगर हम ध्यान से, अगर हमने कई चीज़ें सुनी हो, तो ओशो ने अपने थॉट्स में कहा है कि आपको अपनी एडवाइस तब तक दूसरे को नहीं देनी चाहिए जब तक आपसे पूछा ना जाए। अदरवाइज आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो और सामने वाले के मन में चल रहा होता है, हाँ तू मेरे को एडवाइस दे ले, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं भी तेरे को एडवाइस दूंगा। आपकी सबके हाथ में। जैसे एथिक्स वाला आपका एग्जांपल सही है कि एथिक्स मतलब एथिकली अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो नहीं करनी चाहिए उस साइड पे। बट बाकी चीज़ों से आई थिंक आई डोंट एग्री विद दिस फैक्ट। मैं आपको बताता हूँ कि उसके पीछे क्या रीज़न है। फॉर एग्जांपल हम प्रो बोनो का एग्जांपल लेते हैं, राइट? सो हु आर स्टार्टिंग चीज़ों के लिए, कोई ना कोई जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, तो ही टेक्स प्रो बोनो एज कि ठीक है मेरी करियर की स्टार्टिंग है, मैं प्रो बोनो चीज़ें लूँगा। कोई एडवोकेट ले रहा है, कोई हम जैसा वर्कर ले रहा है, या फ्रीलांसर कोई भी काम ले रहा है फ्री में करके दे देगा अपने, ताकि हमारा पोर्टफोलियो बन जाए कि कल को वो पोर्टफोलियो को देख के लोग आ सके हमारे पास, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट? तो अब एंड ऑफ द डे यहाँ पे भी डीप डिज़ायर्स हमारे मेट यही हो रहे हैं कि भाई मेरे को पावर या पैसा ही चाहिए। अब अगर कोई पॉलिटिशियन साइड पे सोच के देखे तो कोई प्रो बोनो चीज़ कर रहा है बिकॉज ही इज़ थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। अगर आप जैसा कोई है जो एक इवेंट कर रहा है जाके, राइट? सो वो इवेंट पे अगर आप प्रो बोनो कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं माइंड में आपके कनेक्ट करेगा कि ये प्रो बोनो से मुझे कितना विजिबिलिटी मिल रहा है, यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग मुझे सुनेंगे। सो कहीं ना कहीं मैं अगर इनमें से 1% बंदे की भी लाइफ चेंज या उसको ऐसा कुछ बता दूँ, सो वहाँ मेरी विन हो जाएगी और वहाँ से मुझे अपने लिए कल को अपॉर्चुनिटीज़ और दिखनी मिल जाएंगी। आप बिल्कुल बिल्कुल सही सक्षम। प्रो बोनो भी मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। ट्रेनिंग्स कई लोग करते हैं खाली पैसे के लिए, मैं करता हूँ वॉल्यूम के लिए। अब वॉल्यूम में अगर मैं खाली पैसा सोचूंगा, मेरे को वॉल्यूम नहीं आएगी। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न मैं वॉल्यूम के लिए करता हूँ इसको। और वॉल्यूम में जब मैं इसको करता हूँ, तो मैं इसी रीज़न की वजह से प्रो बोनो भी सोचता हूँ, ऑनरेरियम बेस्ड भी करता हूँ और प्रोफेशनल फी बेस्ड भी। बट ओवर द टाइम मेरे को ये चीज़ पता लग गई है कि मेरे को प्रो बोनो कितने करने हैं, कितने ऑनरेरियम बेस्ड करने हैं, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। मे बी आप कह लो पहले ये रेशियो ज़्यादा था, अब ये रेशियो मैंने इसलिए बंद नहीं किया है क्योंकि मेरी ना ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने देखा है, हर एक बंदे की एक नेचर होती है। जब आपको ज़्यादा सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है ना, आप ज़मीन को छोड़ना शुरू हो जाते हो। तो मेरी हमेशा कई चीज़ें मैं ऐसी ज़िंदगी में, अब जीडीपी भी अगर आप फिलॉसफी लो ना, तो ये फिलॉसफी इस तरह की मेरे को ये होता है कि भी आप अपने आप को ना ज़मीन पे रखो, उड़ो मत, क्योंकि अल्टीमेटली आप आओगे ज़मीन पे अगर उड़ोगे भी तो कुछ फिलॉसफी मैंने ज़िंदगी में ऐसी बनाई है। प्रो बोनो में इसलिए कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली मोटिव है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मोटिव है या डिज़ायर है मेरे मन में, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम बढ़ाना है। आज जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, जो मैंने आपके साथ भी शेयर किए थे, ये इसलिए क्योंकि मैं वॉल्यूम दिखाना चाहता हूँ। देखो जी, मैंने कितने लोगों को सेंसिटाइज कर दिया, कितने सेशंस कर लिए। तो ये है, डिज़ायर है, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इसमें कोई इज़ गलत नहीं है। बिल्कुल लाइक गलत मैं नहीं है, होना नेगेटिव चाहिए। साइड पे नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। इट्स लाइक बस मेरा पॉइंट यहाँ पे मैं ये है कि नेगेटिव लूँगा भी नहीं। मैं आपको भी नहीं, चल मैं नेगेटिव नहीं लूँगा। बस बेसिक पॉइंट ये है कि जो संत जैसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में 21st सेंचुरी में ये ख़त्म हो चुकी हैं। तो एवरीथिंग इज़ अंडर कि मतलब ये साइकोलॉजी, मुझे सारी डार्क साइकोलॉजी पसंद नहीं है, बट ये जब मैं इन चीज़ों में इसके रिगार्डिंग में कुछ पढ़ता हूँ, तो आई फील कनेक्टेड कि बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं पे। कहीं और सब ने सर्वाइव करना है, सब ने उस तरह से देखना है, अनटिल अनलेस एथिकली ज़्यादा वो गलत ना हो जाए उसमें। बट या इन योर रिसेंट ट्रेनिंग सेशंस, मे बी 2 or 3 years के कह लो आप, आपको ऐसे एम्प्लॉयज़ में क्या फियर दिख रहा है रिगार्डिंग एआई, कि आर दे लाइक पैनिकिंग, क्या फीलिंग्स हैं उनकी? मिक्स्ड है। इफ आई गो टू आईटी, तो ऑब्वियसली दे नो द अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एआई, बट इफ आई गो टू अदर सेक्टर्स, वो कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस, तो रूमर्स के थ्रू मैक्सिमम लोग चलते हैं। तो मैक्सिमम लोग ये सोच रहे हैं कि एआई की वजह से हमारी जो ज़िंदगी है ना,
मतलब कह लो आप जॉब्स हैं हमारी काफ़ी हाथ से छिन जाएंगी। सो आई ऑलवेज से व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, इनोवेशन और जजमेंट, जजमेंट वाली चीज़ एआई नहीं कर सकता, क्रिएटिविटी वाली चीज़ एआई नहीं कर सकता, इनोवेशन वाली चीज़ एआई नहीं कर सकता, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। बट कहीं न कहीं इसकी सेंसिटाइज़ेशन लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि आपके रिपिटिटिव जॉब्स जो हैं, वो मे बी चले जाएँगे एआई की वजह से। ये नहीं हम कह सकते कि एआई की वजह से जॉब मार्केट हिलेगी नहीं, हिलेगी, 100% हिलेगी। क्योंकि ऑब्वियसली जो रिपिटिटिव जॉब्स हैं, जिसे हम कहते हैं ना डे टू डे जॉब्स, ऑपरेशनल जॉब्स, वो काफ़ी चली जाएँगी। क्योंकि एआई से वो चीज़ें सारी टेकन केयर ऑफ हो जाएँगी। खाली वो चीज़ें जहाँ पे जजमेंट की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है, वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगी। सो द मोर वी लर्न एआई, आई थिंक वी विल बी, यू कैन से, थ्राइवर इन द मार्केट, अदरवाइज़ वी विल बी जस्ट सर्वाइवर। और हो सकता है उसमें हमारी जॉब्स भी जाए, या कल को अगर हम अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं और एआई को उसमें लेवरेज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपने बिज़नेस में पीछे रह जाएँगे। तो एआई शुड बिकम अ हेल्पिंग हैंड, एंड वी शुड नॉट टेक इट एज़ हौवा कि भाई एआई आ गया तो हम लोग इस चीज़ की वजह से अब वो हो रहेंगे, बल्कि हमें वो चीज़ें सीख के उसको कैसे यूज़ करना है अपनी एडवांटेज के लिए, वो करनी चाहिए चीज़ें। एक ये इनसाइट भी देना, मतलब मैंने कुछ कंपनीज़ में मेरे को लगता है कि कुछ कंपनीज़ होल्ड बैक करती हैं इवन एट लार्जर स्केल, जो एमएनसीज हैं या फिर कुछ ऐसी कंपनीज़ है, वो एआई को इम्प्लाई करने में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एआई को यूज़ करने से थोड़ा सा होल्ड बैक करती हैं, जस्ट बिकॉज उनको लगे, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, बट ऐसा है कि एआई को जितने अच्छे से यूज़ किया जा सकता है मेजरली लोग नहीं कर रहे, लोग कंपनीज नहीं कर रही हैं। तो ऐसा है या ये मतलब एक गलत ऐसा है, ओके। ऐसा है। और वैभव इस चीज़ को एआई के हम लोग किसी भी चीज़ से ले, चेंजेस की जब हम बात करते हैं, चेंजेस को कोई भी कंपनी, इवन प्रमोटर्स जो ओनर्स होते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट इट वेरी इजीली। मैक्सिमम ऑफ अस वी मूव थ्रू रूमर्स और व्हाट माय फ्रेंड इज सेइंग। सपोज इफ यू आर रनिंग वन बिजनेस एंड यू सेज हितेश, हितेश यार एआई का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है, मे बी आप एक पर्टिकुलर सिटी से बाहर नहीं निकले, राइट? आपने और जगह जाके ऐसी सिटीज़ नहीं देखी जहाँ एआई ने व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इट हैज़ मेड इन देयर पर्टिकुलर कंपनी, राइट? तो कहीं ना मेरे को ये लगता है कि हमें बाहर निकल के और ऐसी प्रैक्टिसेस भी देखनी चाहिए जिन कंपनीज में एआई 50% या 60% रन हो रहा है, मैक्स बाकी चीज़ें ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू हो रही है। वहाँ से हमें भी देखना चाहिए और उससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वेदर इट इज़ गोइंग टू गिव अस बेनिफिट और नॉट, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें कंफर्ट जोन, जिसके हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बट जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, मैं थोड़ा 2-3 मिनट इस पे एक्स्ट्रा आपसे लूँगा। कंफर्ट जोन से जब भी हम बाहर निकलेंगे, तो उसके लिए पहले तो हमें लोगों की सुननी छोड़नी पड़ेगी। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आएँगे तो हम एंटर होंगे फ़ियर ज़ोन में। फ़ियर ज़ोन में क्या होता है कि इसमें हमारे सामने वो लोग भी आते हैं, जो बोलेंगे यार ये फलानी कंपनी ने पहले ट्राई किया था एआई आज से 2 साल पहले, उनको तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। सो डू यू थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर कंपनी? जिसको हम कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। मे बी दे लेफ्ट इट एट अ टाइम जहाँ पे उनको लग रहा था कि हम इसको कर नहीं पाएँगे, मैनेज नहीं कर पाएँगे या प्रॉपर इसको लेवरेज नहीं कर पाएँगे। सो फ़ियर ज़ोन में जनरली होता क्या है, हम ब्लेम करते हैं किसी पर्सन या सिचुएशन को कि भई ये रीज़न है, इसकी वजह से रहने देते हैं यार। ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ बेटर देन एआई। प्लस 2 साल पहले एआई इतना एडिक्वेट नहीं भी नहीं था। था। अब तो ग्लोबली इतना हो गया है, आपको मतलब इवन आप अपग्रेडिंग एवरीडे जिस भी या सिटी में बैठे हो या टाउन में बैठे हो, आपको मैक्सिमम चीज़ें घर बैठे-बैठे आपके सिस्टम पे ही मिल जाएँगी या मोबाइल फ़ोन्स पे मिल जाएँगी, राइट? आप उसको स्टडी करके भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो। बाकी यू हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, यू कैन कॉल देम, उनके थ्रू कर सकते हो। तो मैं कहीं न कहीं कह रहा था कि हमें कम्फर्ट ज़ोन से निकल के फ़ियर ज़ोन में जब हम आ जाते हैं, फ़ियर ज़ोन में भी क्या होता है, 70% ऑफ द पीपल दे गेट स्टक इन फ़ियर ज़ोन। क्योंकि क्या होता है, इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं, यार वो फलानी कंपनी ने भी ट्राई किया ਸੀ यार, मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ कोई फ़ायदा होया नहीं। आपको क्या लगता है, आप कोई स्पेशल हो? आप मार्केट में कुछ स्पेशली एक्स्ट्रा लीड कर रहे हो जो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा यही से? सो लॉट ऑफ पीपल हैव दिस नेचर, दे विल रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर चेंज, एंड इसी में फिर हम फियर जोन में एंटर हो जाते हैं और हम लोग कहते हैं यार चलो छोड़ो यार, ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ जो चीज़ें हो रही थी या थोड़ा बहुत जो हम लोग सिस्टम्स बना के कर रहे थे उतना काफ़ी, एआई को अभी लेवरेज नहीं करते हैं। बट देयर विल बी स्टिल 30% ऑफ द प्लेयर्स हु विल से लेट्स एक्सपेरिमेंट और लेट्स डिस्कवर। अब 30% भी अगर वहाँ चले गए तो वो कंफर्ट जोन और फियर जोन से बाहर निकल के एक्सप्लोरेशन में चले गए हैं, जिसको हम कहते हैं लर्निंग जोन। एआई जब आया है, अब हम 2 साल 3 साल की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है कई जगह। आपको भी पता है कई जगह सक्सेस होगा, कई जगह फेलियर होगा। मे बी फेलियर रेट हो सकता है इनिशियली ज़्यादा हो,
डिपेंडिंग ऑन कि हमने किस तरह के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व किए हैं जो एआई को प्रॉपर लेवरेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर फेलियर रेट ज़्यादा होगा तो अगेन कंपनीज विल फॉल बैक। जो कंपनीज फॉल बैक कर जाएंगी वो तो हमेशा रोती रहेंगी, राइट। बट जो उस चीज़ को छोड़ेंगी नहीं, उस कैओस के साथ भी, इनडिसिजननेस के साथ भी, दे विल बिकम मोर कमिटेड इन नेचर, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ जोन। तो ग्रोथ आपकी तभी होगी जब आप वो 2 या 5% कंपनीज में जाओगे। और ऐसी 2 या 5% कंपनीज होती है जो पहले लीड करती हैं और बाद में दूसरी जो 70% या 95% कंपनीज है उनको फॉलो करने लगती है। बट ये होता है कि जैसे अगर एक कंपनी की ग्रोथ आज 2 साल में हो गई है तो दूसरी कंपनी हो सकता है 25 साल में लेगी। एंड दैट बेसिकली डिफरेंशिएट्स कि कौन सा जो कंपनी है जिसने बेस्ट प्रैक्टिस जल्दी अडॉप्ट कर ली, वो जल्दी मार्केट में लीडर बन गया और बाकी फॉलोअर्स रहे, राइट। तो एग्जांपल्स तो बहुत हैं, मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा बट एग्जांपल्स आपको बहुत है। नोकिया ने जब चीज़ें की, जब नोकिया का आपका मोबाइल फ़ोन था, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की विद टाइम, मार्केट से बाहर चले गए। अब वो कुछ चीज़ें ट्राई करके रिवाइव करने की ट्राई कर रहे हैं, तो अब उनको टाइम लग रहा है। एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में इतनी जल्दी आ नहीं रही बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हू आर ऑलरेडी गिविंग अ लॉट ऑफ फीचर्स, राइट। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स एंड वी लर्न फ्रॉम दोज़ पर्टिकुलर एग्जांपल्स। नेटफ्लिक्स वर्सेस ब्लॉकबस्टर हो गया, कोडक के कैमरास हो गए, वो उन्होंने नहीं अडॉप्ट किया है, वो तो रहेंगे ही। और मतलब ऐसी कंपनीज में ऑब्वियसली कल्चर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो माइंडसेट ही ऐसा है कि वी आर ट्राइंग, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, वी आर ओके, वी आर रेडी टू फेल, तो वो कल्चर ही एक बढ़िया बन जाता है। बट एक जो कंफर्ट जोन और ये कल्चर की बात है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस? मतलब मैंने आपको आपके इस पे व्यू सुना था कि इट इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रैदर देन कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी कभी भी नहीं रिस्पॉन्सिबल होगी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं, पे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरल ह्यूमन नेचर इज़ वी ऑलवेज़ ट्राई टू थ्रो द बॉल इन अदर्स कोर्ट। मेरी गलती नहीं है, ये तो सक्षम की गलती है। मेरी गलती नहीं है तो वैभव की गलती है। तो आपके हिसाब से मतलब टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट नहीं है? है, ऑब्वियसली दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड चलेंगी वो चीज़ें, राइट। इट्स नॉट ओनली कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी या मे बी ऐसे लोग लेकर आएगी जो टॉक्सिक कल्चर ना क्रिएट करते हो बल्कि सिस्टम्स के साथ चलते हो, प्रोसेसेस के साथ चलते हो। नाउ वी कांट एक्सपेक्ट दैट 100% ऑफ द पीपल वुड बी अनबायस्ड। बायस कुछ लोग होंगे बट मे बी अगर उसमें ज़्यादा परसेंटेज ऐसे हैं जो बायस्ड नहीं है, जो बैलेंस्ड है, तो कल्चर इस तरह का बनेगा जहाँ पे बायसनेस टॉलरेट नहीं होगी, राइट। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एंड से ये बनती है कि भी मैं मैक्सिमम वो बंदे लेकर आऊँ जो रिजल्ट्स के ऊपर काम करते हैं, फेवरेटिज्म के ऊपर काम नहीं करते, राइट। ये कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरे एंड से बेशक कंपनी इस तरह की चीज़ें भी कर दें, हमारी एक आदत होती है, हम सबकी आदतें होती है, अरे यार पूछ मत कैसी चल रही है ज़िंदगी, राइट। वी हैव अ हैबिट ऑफ क्राइम। विक्टिम माइंडसेट। यस, एंड आई विल नॉट से ये हमारी आदत है, ये जनरेशन से आदत चली आ रही है। वी फील गुड टॉकिंग बैड अबाउट अदर्स, वो फलाना ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, और बड़े हम खुश होते हैं ये ऐसी बातें करके। हमें इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। बैक टू आपकी पहली वाली चीज़, चेंज क्योंकि रेजिस्ट करने के लिए इससे अच्छा किसी और पर डाल दो। अरे यार, आप दूसरों के बारे में क्या गलत बातें करके आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो। वाई डोंट यू पिक अप 2 पॉजिटिव पॉइंट्स, जो शिव खेरा कहते हैं ना, 10 नेगेटिव पॉइंट्स तो आपको मिल जाएंगे उनकी, यू कैन विन बुक में लिखा हुआ है। आप उसकी जगह 2 पॉजिटिव लो ना उसके, 8 को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप 8 नेगेटिव सोचोगे तो आप अपने अंदर भी नेगेटिव लेकर आ रहे हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि खाली हमें ये नहीं सोचना है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी में भी कल्चर या रिक्रूटमेंट्स के टाइम कुछ इस तरह की चीज़ें करें जिसमें आउटकम बेस्ड हायरिंग करें, कि जो पहले अपनी कंपनी से आउटकम्स ज़्यादा अच्छे दे चुके हैं उनको हायर ज़्यादा करें, रेदर देन ओनली टेकिंग दोज पीपल के जो जल्दी प्रमोट हो गए उस पे नहीं, आउटकम्स के बेसिस पे, राइट। एक चीज़ ये तो कंपनी एंड्स ऑन जी, इंडिविजुअल को भी इस तरह से करना पड़ेगा। इंडिविजुअल की भी जब हायरिंग जब हो रही होती है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स ही हम लोग हायर होते हैं उसमें। ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो दूसरों के थॉट प्रोसेस से जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते, क्योंकि भेड़ चाल में होता है कि 90% लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ऐसे लोग भी लाने पड़ेंगे जो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते, जिनका अपना थॉट प्रोसेस भी है और आउटकम्स जल्दी देते हैं, राइट। ऐसे लोग टीम वर्क के साथ भी काम करेंगे और वो लोगों के ऊपर कम बात करेंगे, सिस्टम्स के ऊपर या आउटकम्स के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, तो उससे कल्चर अच्छा हो जाएगा। बट मैं वापस वही बोल रहा था, ये इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा होती है वर्क लाइफ बैलेंस, रेदर देन ओनली कंपनी वर्क लाइफ बैलेंस पॉलिसी। बट अगर इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, जैसे अब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को आज मेरा लीडर या मैनेजर आके कहता है कि वी हैव दिस प्रोजेक्ट और हमें ये डिलीवर करना है,
वी एज ए टीम हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा फॉर वन टाइम। ऐसे कि हाँ यार मैं टीम का पार्ट हूँ, कुछ नहीं होता, आज मैं 8 घंटे से मैं 9 घंटे भी लगाने के लिए तैयार हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टीम। बट ये रेपिटेटिवली होने लग जाए जस्ट बिकॉज वो मैनेजर को पता है मैं इसका फ़ायदा उठा लूँगा इन टर्म्स ऑफ कि हाँ यार मतलब वो आने वाले हैं, इंसेंटिव्स आने वाले हैं, यू हैव टू वर्क, वो चीज़ आ जाती है। तो उसमें वो इंडिविजुअल के कंट्रोल में तो है ही नहीं, क्योंकि उसको वो डिलीवर करना है। तो वहाँ पे वही मतलब मैं आपको, वो क्वेश्चन था मेरा कि वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे फिर इंडिविजुअल के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं वापस उसी आंसर पे ही जाऊँगा। Okay. हमें वो लोग लाने हैं जो फ़ायदा उठाने वाले उसमें नहीं आ रहे हैं, और प्लस एक कल्चर ऐसा बनाएँ, अगेन कमिंग टू स्पेसिफिक, कि जो आपको ऑफ़िस टाइमिंग्स के अंदर ही आउटपुट दे रहे हैं। कंपनी का फोकस ये नहीं होना चाहिए कि 9 की जगह 12 घंटे काम करें, राइट? तो आपके पॉलिसीज़ प्रोसेसेस में भी कुछ इस तरह से चीज़ें बननी चाहिए, जिसमें ये डिफाइन किया जा रहा है कि एक्स्ट्रा वर्क डज़न्ट मीन दैट यू आर गिविंग मोर आउटकम्स। इफ यू आर गिविंग आउटकम्स विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, दैट शोज़ योर प्रोडक्टिविटी। आज जिस काम को अगर 2 घंटे में वैभव कर देगा, उसी काम को मैं अगर 8 घंटे में कर रहा हूँ, तो कंपनी बोलेगी थैंक यू सो मच हितेश गुलाटी, वी डोंट नीड यू। बिकॉज़ ऑब्वियसली 8 घंटे में 4 टाइम्स ज़्यादा मेरे से वैभव दे देंगे। तो मैं वही आपको कहता, हायरिंग में ऐसे लोगों को, क्योंकि देखो फीडबैक खाली आप कंपनी से हम नहीं लेते, रेफरेंसेस से नहीं लेते, सोशल मीडिया हैंडल से भी लोगों के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है, हाउ दे राइट ओवर डिफरेंट आर्टिकल्स या कमेंट्स किस तरह से करते हैं, उसकी नेचर बता देता है। ये भी बता देता है ये बायस है या बैलेंस है। तो काफ़ी चीज़ें अब आप रीड कर सकते हो विदाउट टेकिंग रेफरेंसेस। तो बार बार मैं इसलिए बोल रहा था, हायरिंग प्रैक्टिसेस में कुछ इस तरह की चीज़ें लानी पड़ेंगी, जहाँ पे हम लोग ऐसे मैनेजर्स या लीडर्स ना लें जो एक्स्ट्रा किसी को बिठाते हो। बट अगर वैसा हो ऑब्वियसली तो मैं वही फिर कह रहा हूँ, लीव कर दे देखो बंदा। ऐसा नहीं है, आप कोई भी चीज़ 100% नहीं कर सकते। हर टाइम ऐसे नहीं हो सकता कि 9 से 6 के बीच में काम होगा। किसी टाइम कोई क्रिटिकल प्रोजेक्ट आ गया जिसमें क्लाइंट कहता है, कोई मेरा एक रेगुलर क्लाइंट है और मेरे को कहता है ये वाला प्रोजेक्ट मेरे को महीने की जगह 15 दिन में ही चाहिए, तो ये कंपनी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट उसमें भी डिफाइन होना चाहिए कि लोगों को क्वार्टर में क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पे मैक्सिमम कितने दिन काम करना पड़ेगा। तो कंपनी के एंड से ये चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। मैनेजर को भी उससे पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम ये कहते हैं कि हम 3 महीने में 15 दिन से ज़्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए इनको रोक नहीं रख सकते। तो इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। और इंडिविजुअल को तैयार आना पड़ेगा। ये डज़न्ट मीन कि मैं 9 टू 6 ही करूँगा। कभी कोई क्रिटिकल आ गया तो मैं 3 महीने में 15 दिन मेरे को निकालने पड़ेगा, राइट? और 15 के अगर 16 दिन हो जाते हैं ना, तो उस पे भी हमें नहीं रोना चाहिए, क्योंकि हो जाती हैं चीज़ें, राइट? बट दूसरे एंड से क्लाइंट को, मैनेजर या लीडर को भी समझाना पड़ेगा, नॉट एवरी टाइम वी कैन गिव यू डिलीवरी विद इन हाफ ऑफ द टाइम। We also need some time. We have to allocate that particular task to our resources. And even if you hire new resources also, that also needs time. So it has to go hand in hand. वो कहते हैं ना, कस्टमर, कंपनी एंड एम्प्लॉय, तीनों को समझना पड़ेगा, वही वर्क लाइफ बैलेंस को बनाएगा। बट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इंडिविजुअल पे। मैं इंडिविजुअल पे इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना, वर्क लाइफ बैलेंस इस कंपनी में नहीं है तो ठीक है, वहाँ पे कल्चर नहीं है, बट अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेरा अपना बनाना वो तो मेरे हाथ में है। मैं अगर वैभव जी को ये बोल रहा हूँ, वैभव भाई मैं आपको रिजल्ट्स 8 घंटे की जगह 4 घंटे में दे दूंगा, बट मेरे को 6 बजे के बाद आप कॉल मत करना। तो मैं अपने आप डिफाइन कर रहा हूँ भाई, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, उसको मेरे को बैलेंस करना है अपनी पर्सनल लाइफ पे। तो वर्क लाइफ बैलेंस इंडिविजुअल की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहता हूँ। मैक्सिमम लोगों की नेचर ये होती है, हम बोलेंगे नहीं अपने मैनेजर लीडर को, बट अगर आपका काम अच्छा है ना, तो आप बोल भी दोगे और बड़े सॉफ्टली बोल दोगे, वैभव सर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी आफ्टर 6 o'clock, वॉट एवर वर्क यू नीड, यू हैव सीन मी अर्लियर ऑल्सो, आई हैव डिलीवर्ड इट। तो मैं 4-6 घंटे में डिलीवर कर दूंगा, बट आई डू अंडरस्टैंड कई क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में करना भी पड़ता है। तो अगर मैं सॉफ्टली अपने मैनेजर या लीडर को कन्वे कर रहा हूँ, और अगर वो बायस नहीं है तो उस चीज़ को समझेगा, उसको पता है कि ये मेरे को रिजल्ट दे देगा। पर ये चीज़ आपको भी पता है, ये बहुत धीरे-धीरे आती है, क्योंकि हमारे में एक आदत होती है, हम कभी भी अपने बॉस को नो नहीं कह पाते। और मैंने खुद अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ये चीज़ सीखी है अपने बॉसेस से ही, कि कई जगह आपको नो करना भी आना चाहिए, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा अनऑर्गनाइज़्ड हो जाओगे और आपके काम भी बहुत डिले होंगे, गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो वर्क लाइफ़ बैलेंस इंडिविजुअल की तो है ही, बट कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगेन, अगर मेरे को वर्क लाइफ़ बैलेंस करना है, तो मेरे को कंपनी की तरफ नहीं देखना। बेशक वहाँ पे वर्क लाइफ़ नहीं है ना, बैलेंस नहीं है, अगर मेरे को पता है कैसे करना है तो मैं करूँ। तो मैं उस एंगल से आपको बता लाइक यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इनसाइड आउट। तो मतलब आपने इतनी ट्रेनिंग्स करी है इतने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और आपने हर एक पे काम किया, ऑपरेशंस में भी काम किया, एचआर में भी काम किया, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग कि ऐसे कुछ पॉलिसीज़ बनानी कंपनी की। आई थिंक आपने उसमें भी काम किया कि कंपनी कुछ पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी है।
तो दिस माइट बी लिटिल कंट्रोवर्शियल बट आई रियली वांट टू हैव योर व्यूज ऑन दिस थिंग. हमारे अब थोड़ा हंस लेते हैं, कोई काफी देर से देते हैं, क्योंकि मैं इसका आंसर हंसने को उसमें शुरू करूंगा. नहीं नहीं, सही है सही है. हमारे यहाँ नोन में किसी के साथ हुआ, ही वॉज ऑन एग्जेक्टिव रोल कहीं पे एंड किसी कंपनी में, एंड हुआ क्या कि एक देर वॉज अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, एंड वो अपने मैटरनिटी लीव पे चली गई. एंड उससे पहले हर वर्क वॉज ओकेश ओकेश, लेट्स से उसने आधा 6 महीने पहले काम करना शुरू किया उस फर्म के साथ. 6 से 8 महीने हुए थे फर्म के साथ काम करते को. उसके बाद शी वेंट ऑन मैटरनिटी लीव, और उसके बाद जैसे ही वो वापस आती है, उसके नेक्स्ट मंथ अप्रेजल सेशन शुरू हो जाता है उस कंपनी में, जैसे वो अपने वापस जॉब ज्वाइन करती है. सो नाउ यहाँ पे जो ग्रुप थे कि बेसिकली इनके ऑफिस में रूल था तो कि जैसे अगर 1-1.5 साल हो गया है तो थोड़ी सी भी ठीक है तो थोड़ा सा अप्रेजल दे देना चाहिए उस वर्कर को, कुछ ऐसे का इनका. आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्ट पॉलिसी क्या थी उसमें. सो शी डिमांडेड कि मुझे अप्रेजल मिलना चाहिए. एंड जो मेरे नोन में जो सर हैं, सो ही वॉज अ चीफ CFO ऑफ इंडियन ब्रांच. सो ही सेड, इन्होंने डिस्कस किया अपने अदर CEO उन सबके साथ और फाउंडर्स के साथ कि यहाँ पे हमको क्यों देना चाहिए इसको अप्रेजल, क्योंकि इसका जो ये जो 9 महीनों में काम है, सैलरी तो इनको मिलते ही है, मिल ही रहा था. कहते अप्रेजल में ये जो इसका 8-9 मंथ्स का वर्क है वो किसी दूसरे बंदे ने किया है, तो मैं अप्रेजल्स के लिए उस बंदे को ज़्यादा कंसीडर क्यों ना करूं. अब उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, बट वो वाला अप्रेजल भी मैं उसको देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे नहीं देना चाहूँगा बिकॉज इधर है. बट दूसरी सेंस पे मतलब कि अगर हम इस साइड से सोचें कि बायोलॉजिकली फीमेल्स आर द वन की जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और उनको ऑफ कोर्स ये तो मतलब बात आई थी कि मेल प्रेग्नेंट हो जाए, ये तो एक वैसी वाली एक इंस्टेंस आ जाता है ना. तो यहाँ पे इनका पॉइंट स्टिल वही था कि सबके बीच में कि मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज आप कह रहे हो ठीक है दे देना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू अगर कंपनी चलती है काम से, अकॉर्डिंग टू काम सोचें, हम लोग सोचें उसकी एवरेज परफॉर्मेंस पहले थी, इसके बाद अभी ऐसी, और मुझे इसके बिहेवियर से लग ही रहा है कि यहाँ पे अप्रेजल के बाद शी इज़ गोइंग टू स्विच द कंपनी. लेट्स से कि हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते, बट काम के हिसाब से वाई वी शुड गिव हर अप्रेजल. सो यहाँ पे आपका क्या व्यू है अगर आप उस पॉइंट पे होते डिसीजन मेकिंग देखो, पहले तो मैं ये बात करूंगा, ये तो जो आप केस बता रहे हो, ये तो एज इज मतलब जो अभी करंट प्रोसेस और पॉलिसीज है उसमें हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, राइट. हाँ हाँ और जब हम लोग प्रोसेस पॉलिसीज को चेंज करते हैं तब लोग हमें कैसे देखते हैं, मैं वो भी बताऊंगा अगर आपको ठीक लगता है. तो जो करंट केस आपने बताया, इस केस में जब भी अप्रेजल देते हैं ना, एक पॉइंट सिस्टम बनता है कि अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आपको लेट्स से 10% अप्रेजल मिलेगा. अगर आपने इतने से इतना स्कोर किया है जिसको हम कहते हैं रेंज, राइट, तो आपको लेट्स से 15% मिलेगा. इतने से इतना स्कोर किया तो 18% मिलेगा. तो बार्स बनाए होते हैं एज पर डिफरेंट यू कैन से स्कोरिंग्स, राइट. सिंस यू शेयर्ड अबाउट दिस के बी दिस लेडी वाज अ एवरेज परफॉर्मर, दैट मीन्स रिजल्ट्स उसके 50% टाइप के थे, राइट. तो ये जनरली जो जनरल ब्रैकेट फॉल करेगा, वैसे तो फॉल करेगा 18% वाले में, ओके राइट. अगर मैं 5 तक की रेटिंग ले लूँ, राइट. बट सिंस शी वाज नॉट वर्किंग ड्यू टू मैटरनिटी लीव फॉर 6 मंथ्स, सो जो मिनिमम वाला होता है इसको खाली वो मिलना चाहिए, अदरवाइज इट वुड नॉट बी जस्टिफाइड. जो आप CFO वाली चीज़ बोल रहे थे वो गलत हो जाएगा. आप डिसीजन तो ले लोगे अभी, पर उसने उस चीज़ को किया नहीं. और ये चीज़ कहीं ना कहीं पता है क्या है, ये चीज़ जब वो मैटरनिटी लीव्स के लिए जा रही है ना, उससे थोड़ा टाइम पहले ही कन्वे होनी चाहिए कि जब अप्रेजल होता है तो हम आपको सारी चीज़ें देखते हैं, बट एक मिनिमम अप्रेजल कंपनी फिक्स करके चलती है. उसमें क्या हो रहा है कि कंपनी उसकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर रही है कि डोंट एज्यूम कि तुम मैटरनिटी लीव के बाद आओगी और सीधा तुम्हें 18% या 20% मिल जाएगा, क्योंकि वो तो स्कोर्स के ऊपर होता है. बट सिंस यू आर गोइंग ऑन मैटरनिटी लीव विच इज़ पेड, अगेन कंपनी दे ही रही है बेनिफिट, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रही है, तो उसको ये कन्वे करना पड़ेगा कि अगर आपको मिलेगा तो इतना मिलेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रिजल्ट्स यू हैव गिवन इन द पास्ट फ्यू मंथ्स बिफोर गोइंग फॉर मैटरनिटी लीव. एंड जिसने उसको ज़्यादा आउटपुट दी है ऑब्वियसली उसकी रेटिंग के हिसाब से उसको मिलना चाहिए, पर ये चीज़ उस लेडी को भी पहले कन्वे करनी पड़ेगी. अदरवाइज होगा वही, जब वो आएगी तो डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगी, वो बोलेगी मेरे को ऐसी चीज़ कोई बताई ही नहीं की है. और लोगों की आज ज़्यादातर ये होती है, वो अपनी गलती नहीं मानते, वो कंपनी की गलती बोलते हैं, जबकि उनको खुद भी अपनी चीज़ करनी चाहिए. बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कम्युनिकेट, कंपनी को ये चीज़ पहले कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी को ये आइडिया होगा कब से छुट्टी पे जाने वाली है.
राइट? और ये पॉलिसी में भी मेंशन होनी चाहिए, ये कन्वे भी होनी चाहिए, राइट? ये चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़, जब भी हम पॉलिसी या प्रोसेसेस चेंज करते हैं, पीपल हु वर्क ऑन दोज, राइट, जैसे मैं भी करता हूँ, वी आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज विलन। और गंजे लोग, आपको पता है, विलन का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो जब भी आप चेंजेस लेकर आते हो प्रोसेस या सिस्टम्स में, लोग आपको ऐसे देखते हैं हमारी ज़िंदगी खराब करने आ गया या खराब करने आ गई है, जो भी करने करने जाते हैं, राइट? तो हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है इसमें, राइट? बट हम लोगों का इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है, हम लोग कभी भी किसी के वर्डिंग्स या किसी चीज़ से डिसहार्टन नहीं हो जाते, उसको दिल पे नहीं लेके जाते। वी डू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि ह्यूमन बीइंग्स है। कोई ज़्यादा इमोशनल होगा, वो उल्टा सीधा बोलेगा, जो इमोशनल नहीं होगा वो समझेगा इस चीज़ों का फ़ायदा क्या है। तो हमारे पास सारे टाइप के लोग आएंगे। जो ज़्यादा इमोशनल आएंगे, उस टाइम हमने अपने इमोशंस नहीं खोने हैं, हमने बैलेंस रखना है, बिकॉज दे आर कमिंग इन अ डिफरेंट मूड। तो उसमें ये होता है कि जब इमोशनल बंदा ज़्यादा आ रहा है, तो पहले हम कहते हैं कि थोड़ा घड़े को टूटने दो, सुन लो पहले उसको, फिर उसको बोलो यार तू पानी पी। धीरे धीरे कहते हैं जब वो शांत हो जाए, फिर उसको बताया हम क्यों कर रहे हैं। फिर भी अगर वो सुनने वाले मूड में नहीं है, तो उसको ये बोल सकते हैं कि अभी बाद में बात करते हैं। तो वो आपको पता ही है कि एज पर पर्सन यू हैव टू डील विद डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। और एज अ चेंज कंसल्टेंट और चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो पेशेंस रखनी बहुत, आप मानोगे नहीं। सामने हमारे कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स के जो एचआर हेड्स होते हैं, मुकर जाते हैं कई चीज़ों में कि हमने ये चीज़ें इनके साथ शेयर की कंसल्टेंट के साथ। ऐसे भी केसेस हुए हैं, दैट टू विद दोज कंपनी जो पैन इंडिया लेवल पे काम कर रही है, मैं नाम नहीं लूँगा। और वहाँ पे भी हमने पेशेंस रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डिवीजन हेड्स को भी पता था कि उनकी नेचर क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपने क्यों नहीं किए, कर देने चाहिए थे। तो मैंने उनको बोला डिवीजन हेड को, सर कोई ऐसी बात नहीं, 2.5 घंटे 2 ढाई घंटे हम साथ में बैठे हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो उससे एचआर हेड को भी समझ आ गया कि बेशक हमने इसको चीज़ें नहीं दी, इसके हाथ काट दिए थे, बड़े नए हाथ बना देगा। तो ये है कि हमें उस चीज़ों को तोड़ना किस तरह से है, तोड़ना इन द सेंस, अगर वो चीज़ें हमारी नहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा भी कैसे हम बिल्ड करना है, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और वो तरीके निकल जाते हैं, क्योंकि हर एक टीम मेंबर को, मैनेजमेंट को, डाउन द लाइन को, सबको सबके बारे में पता होता है, सबको मेरे बारे में पता होगा। तो वो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्किंग वहाँ लेकर आनी पड़ती है। आपको अब थोड़ा सा मतलब फ्रेंडलियर करने के लिए, मतलब हमें लगता है कि अगर आप किसी के साथ वल्नरेबल होते हो तो आप काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। तो ऐसा क्या है जिसके साथ आप अभी भी अपने करियर में या लाइफ में स्ट्रगल करते हो? ऐसा क्या है जिसमें अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता हूँ? जो चीज़ अभी भी थोड़ा सा है। मैं उसको बोलूँगा पॉजिटिव भी है, ओके। और नेगेटिव इस तरह से है कि पॉजिटिव इस तरह से, मैं ट्रस्ट की जब हम बात करते हैं ना, ट्रस्ट, लोग जनरली कहते हैं कि मैं इसको देखूंगा ये ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, विच इज़ अ रॉन्ग हैबिट। मेरा ये होता है कि मैं ट्रस्ट करूंगा, उसका जो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं वो तो धीरे धीरे पता लगेगा। बट मेरा होता है कि पहले मैं ट्रस्ट करूंगा, इवन दो अगर मैंने किसी के बारे में सुना भी हो कि ये ऐसा है, तो मैं कभी भी उस चीज़ पे नहीं चलता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ऐसी की हैं जिसमें मेरे को सामने वाले का पता होता है लोगों से, बट आई ऑलवेज से जब तक मेरे साथ वो चीज़ गलत नहीं होगी, मैं करूँगा। तो मतलब ये पॉजिटिव भी है। नेगेटिव पहले होता था, मैं डिसहार्टन हो जाता था, इमोशनल हो जाता था इस चीज़ को लेकर। अब मैं डिसहार्टन नहीं होता हूँ। अब मेरे को कोई अगर ज़िंदगी में, अब 1-2 लोग ऐसे मिले जिसने मुझे उल्टा-सीधा बोल भी दिया, मैंने उसको दिल पे नहीं लिया। और मैं अब इतना उस चीज़ में पक्का हो चुका हूँ कि लोग अगर मेरे को 100 बंदों के सामने भी कुछ बोल देंगे ना, मेरे को पता है मैंने उनको इस चीज़ का जवाब भी नहीं देना। बेशक वो मेरी किसी चीज़ पे मेरे को गाली भी दे दें या कुछ भी बोल दें गलत, जो मैं हूँ ही नहीं, तो मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस चीज़ को मैं कहूँगा, ये नेचर मैंने शुरू से लेकर अभी तक चेंज नहीं की है। ट्रस्ट दो, कभी भी इस चीज़ से ना चलो कि मैं देखूँगा ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। क्योंकि जब आप डाउट के साथ रिलेशनशिप शुरू कर रहे हो, तो एंड में आपको डाउट ही मिलेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं ना, जो चीज़ आप दोगे आपको वही चीज़ मिलेगी। और सब अब वाइब्स को गेस कर लेते हैं सारे के सारे, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। सो दिस इज़ देयर। Last question before starting our rapid fire. So, जेन जी, जेन अल्फ़ा, जेन बीटा, जो भी जेन आएगा अगला, ठीक है। तो आपको लगता है सर कि ये जनरेशन्स जब एक्चुअली 10-20 ईयर्स इन द लाइन आगे फ्यूचर में,
कि इन जनरेशन्स की एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद एवरीवन या विद वो कहीं ना कहीं टूटती जाएगी। आपको आपको ऐसा कुछ लगता है? आपके इसमें क्या व्यूज़ हैं? ऐसा लगता है मेरे को। मैं जेन वाई से शुरू करूँगा, जेन एक्स में भी नहीं जा रहा हूँ और साइलेंट जनरेशन में भी नहीं जा रहा हूँ, एंड मैं इसको वापस शॉर्ट फॉर्म में आंसर करूँगा। जेन वाई पीपल आर कॉल्ड एज, अब चलो मैं बताता हूँ, जेन वाई, जेन जी एंड जेन अल्फा, सी सी डी। फर्स्ट सी फॉर जेन वाई इज दे आर मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, जेन जी is more creative in nature, and Gen Alpha are fast decision makers. मैं अगर एग्जांपल लूँ आपको जेन अल्फा की, मेरे को एक गैजेट लेना है, दे विल नॉट गिव यू टाइम टू एक्सप्लोर कि भी कौन सा गैजेट लेना ठीक रहेगा, मेरे को आज शाम तक ही चाहिए, राइट? एंड वी कैन सी इट इन आवर पर्टिकुलर फैमिली ऑल्सो, दे विल नॉट वेट फॉर योर डिसीजन, लेना है तो लेना है, इसी कंपनी का लेना है तो इसी कंपनी का लेना है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जितने हम गैजेट्स में जाते जा रहे हैं, अब मैं आई विल कम टू योर क्वेश्चन, जितने हम गैजेट्स में जा रहे हैं ना, सोशल डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि गैजेट्स में नहीं जाना है, गैजेट्स में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, बट कहीं ना कहीं वो सोशल कनेक्ट नहीं छोड़ना। सो इवन इफ आवर चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन आवर सोसाइटी या कहीं पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में खेलते हैं, या हम लोग कई बार दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, कई बार मूवीज जाते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ लानी पड़ेगी जो कि जेन अल्फा में, आई वुड से स्पेशली, एंड इवन जेन जी में भी ये चीज़ हो रही है, बट जेन अल्फा में ज़्यादा हो रही है। जेन अल्फा ज़्यादा जा रहा है गैजेट्स में, रील्स में, शॉर्ट्स में, वेदर इट इज़ ऑन योर ओ टी टी चैनल्स, जिसमें आपके यूट्यूब भी और बाकी चीज़ें आती हैं, या आपके खुद मोबाइल फ़ोन में वो लगे रहते हैं। एंड द सिंपल विटनेस, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली ऑल्सो, आई कैन relate it to my younger son also. So I have changed certain habits in my own son कि भी वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना, एंड दैट अप्लाइज टू एवरीबॉडी। सो मैं उसको मजाक में हमेशा कहता हूँ, गुलाटी गुरुकुल में यही चलेगा। क्योंकि वो भी थोड़ा मजाक के साथ चाहिए, तो मैं उसको खुद फॉलो करता हूँ। वॉशरूम में नो मोबाइल फोन्स। अच्छा, खाने के टाइम में मैक्सिमम टाइम आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अस वी आर ऑन मोबाइल फोन्स। सो अनदर प्रैक्टिस आई हैव स्टार्टेड इन गुलाटी गुरुकुल, आई ऑलवेज से, और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उस टाइम में ना कोई गाने चलेंगे, क्योंकि गानों में क्या होगा, भाई मेरे पसंद के गाने लगाओ, मेरे पसंद के गाने लगाओ, वहाँ फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, या फिर गैजेट्स में घुसे रहेंगे। तो हमारा दूसरा कंडीशन ये होगी है कि गैजेट्स को करो दूर, नो सॉन्ग्स, नो टीवी, नो ओटीटी, नथिंग, नथिंग विल रन। खाली खाना मीन्स खाना, और खाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो बाकी मैंने उनको बोला बाकी टाइम यूज़ करो, पर इस चीज़ इस टाइम में इसको अवॉइड करना है, क्योंकि यहीं ना कहीं कहीं ना ये सोशल डिस्कनेक्ट लाता जा रहा है हमारे में, और इस सोशल डिस्कनेक्ट की वजह से ही हम एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे नहीं आएंगे। दैट इज द रीजन जिसके से डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग सोशली बड़े कनेक्टेड रहते थे, मेरे को कोई प्रॉब्लम आई है तो मैंने सक्षम को कॉल कर दिया, वैभव को कॉल कर दिया, यार मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मेरे को बता यार। अब हम कहते हैं यार मैं उसको क्यों कॉल करूँ यार, मैं खुद कोशिश करता हूँ। तो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सारी चीज़ें मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता, मेरे को भी दोस्त चाहिए, फैमिली चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं हमें खुद बनानी पड़ेंगी चीज़ें, जहाँ पे हम खुद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो टेक्नोलॉजी से, गैजेट से, और कहीं ना कहीं सोशली भी ज़्यादा कनेक्ट हो। एंड दैट इज़ द रीज़न, इस वजह से मैं कई बार पेड़ के नीचे की चाय भी पीता हूँ जाकर दोस्तों के साथ, घूमता फिरता भी हूँ, अकेले भी मूवीज़ देखता हूँ, दोस्तों के साथ भी देखता हूँ। ये बिल्कुल सही बात करी आपने, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है इन सब चीज़ों से कि डोपामिन हिट्स जो आपके ब्रेन को मिलते हैं इन सब चीज़ों से, सो वो आपकी एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स वो थोड़ी थोड़ी देर तक ख़त्म कर रहे हैं। कि दे, आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट द माउस एक्सपेरिमेंट हैपन। तो वो माउस के लिए एक यूटोपिया क्रिएट, असल में ये 1970s आई थिंक सो में एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें हुआ क्या था कि उन्होंने 4 माउस मेल 4 फीमेल एक जगह पूरे रूम में, और उनका पूरा वो बना कर अनलिमिटेड फूड, और उनको वहाँ पे छोड़ दिया विदाउट एनी प्रीडेटर के डर से। सो पहले 1-2 साल तो बहुत थ्राइव करे, लाइक कि वो माउस रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे माउस बन गए, और वह क्या कहते हैं लाइक 20,000s में माउस की पॉपुलेशन होगी। एक टाइम ऐसा आया जिसमें इन्होंने आपस में थोड़ी बहुत ही अनमन होने लगी, इनमें थोड़ी सी बुलिंग बढ़ गई, अनमन होने लगी, किसी की बनने नहीं लगी बॉन्ड्स में, और मेल और फीमेल ने दोनों ने मेट करना ही छोड़ दिया। तो चौथे साल तक, आई थिंक थर्ड फोर्थ में भी मंथ्स था कि ईयर, आई डोंट रिमेंबर, कि मतलब फोर्थ ईयर तक माउस की जो पॉपुलेशन जो 2 से 3,000 हो गई थी, वो विच कम्स आउट टू 0। अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड आपको रिप्रोडक्शन, आप अनलिमिटेड सेक्स मिल रहा है आपको, अनलिमिटेड आप सब कुछ आपके लिए है जो उनको इन्जॉय, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए है। तो वो यूटोपिया बना दिया उसके लिए कि ये है भाई तुम्हारी ज़िंदगी अब से। तो लोग जाना इस साइड पे जाते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए भाई आराम से, बट
वो ही जैसे भी डोपामिन हिट्स वहाँ पे हर तरह के हैं, लेकिन उनको स्टडी साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया कि आजकल की जो जनरेशन है ना, अगर हम लोग मतलब जनरेशन्स ये डोपामिन हिट्स से और इन सब चीज़ों से अगर उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आने वाले 20-50 साल में ये चीज़ें होना, मतलब एक नेचर, ह्यूमन नेचर के हिसाब से ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल दूसरे एनिमल्स पे भी ये टेस्ट किया है। दैट्स वाई आज जो कि आप क्या बिल्कुल सोचते सही हैं? आप कह रहे हो। ये कहीं न कहीं हमें ना कंफर्ट ज़ोन में, बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में लेके जाती जा रही है। मतलब देखो, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग व्हिच इज़ गिविंग अस ईज़ और क्रिएटिंग मोमेंट्स। टू जस्ट गिव एन एग्जांपल, अब हमें डोर स्टेप्स पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो आई विल नॉट नेम द कंपनीज़, राइट? दे आर क्रिएटिंग ईज़ फॉर अस, ठीक है? एक तरह से अच्छा भी है, बट उस ईज़ की वजह से हम लोग आलसी बनते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है उस ईज़ को नोइंगली, पता होते हुए या अननोइंगली, हमें उस चीज़ को छोड़ना भी पड़ेगा कि यार कई चीज़ों में खुद भी बाहर जाके मार्केट में चीज़ें लेनी शुरू करो। अदरवाइज़ अ टाइम विल कम जिसमें हम लोग हिलना ही बंद कर देंगे, और हिलना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड हेल्थ प्रॉब्लम्स आएँगी ही आएँगी। मैं ना ह्यूमन रेस पे मतलब मेरे को काफ़ी ट्रस्ट और ऑप्टिमिज्म होता है। तो मेरे को लगता है कि ह्यूमंस ना अपने आप ही चीज़ों को करेक्ट कर देते हैं, हम इतने मतलब इंटेलिजेंट है। तो एक मतलब आप लोग जैसे अब जनरेशन्स की बात करें तो अब एक लेटेस्ट ट्रेंड आया और रिसेंटली था, इस क्रिसमस पे एनालाइज किया था। तो जो जेन अल्फा है, दे आर गोइंग एनालॉग, मतलब वो डिजिटल से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने क्रिसमस पे इसमें उन्होंने कहा कि हमें ना दूसरा फ़ोन दो बटनों वाला, रैदर देन अ स्मार्टफोन और डिजिटल फ़ोन। तो हमारी खुद की जो जेनजी था दैट इज़ मेजरली एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, और ये अब जो अगली जनरेशन है दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कि कैसे कॉन्सर्ट्स में जाना, बाहर जाके लोगों से मिलना। अब क्लब्स बहुत सारे, जैसे रन क्लब्स बहुत चलते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ों, कम्युनिटी बिल्ड करना, ऐसी बोर्ड गेम्स खेलना, तो ये सब अब चल गया। तो मतलब वो करेक्शन अपने आप ही आ जाती है सोसाइटी में इन सम वे, और ये हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो या हमारा एक लास्ट सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। इट्स फ्रेंड्स एंड रैपिड फायर कम्बाइंड। तो आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर देना। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वन थिंग दैट मैटर्स मोर देन पीपल थिंक इन देयर करियर्स। ट्रस्ट। ट्रस्ट। ट्रस्ट रिगार्डिंग मतलब किसी पे ट्रस्ट करना, किसी को दिलवाना, क्या ट्रस्ट मतलब? थोड़ा सा ट्रस्ट एक वन लाइनर ट्रस्ट एक्सप्लेन। मतलब ट्रस्ट इन द सेंस ये होता है कि इफ यू गिव ट्रस्ट, यू विल आल्सो ग्रो, अदर्स विल आल्सो ग्रो। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर 25-year-old सेल्फ? बिकम अ जीडीपी। उस टाइम आप नहीं जीडीपी थे मतलब? कब? 25 इयर्स पहले, या पहले जीडीपी 25 नहीं था। इयर्स की एज पहले पे, सॉरी। जीडीपी नहीं था। हमारी एक आदत होती है, मैं गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है। सो नाउ आई वुड से, मतलब ये मैंने खुद सीखी है चीज़ें एसोसिएशन से भी, कि अ लॉट ऑफ पीपल विल से मेरे से गलती नहीं, सामने वाले से ही है। सो आई ऑलवेज से कोई चक्कर नहीं, गलती आपसे नहीं है, मेरे ऊपर फेंक दो, आई विल हैंडल इट। जहाँ गलती होती है मान लेता हूँ, जहाँ नहीं होती मैं उसको हंस के टाल देता हूँ, आई डोंट गिव अ रिप्लाई। सो दैट इज द रीजन बिकम अ जीडीपी। व्हाट्स वन बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर गॉट इन योर लाइफ? बेस्ट एडवाइस आई हैव गॉट इन योर लाइफ, यार ये मेरे को सोचना पड़ेगा। बेस्ट एडवाइस दैट आई हैव गॉट इन माय लाइफ, don't trust people so easily. और व्हाट इज़ वन वर्स्ट एडवाइस This is the best advice I have got it also, but still I have not अप्लाइड? applied it, but I have become more aware. Even if I trust somebody, I know where are the areas somebody can matlab, break my particular trust also. So I have become aware, but my particular intention is कि मैं trust करूँगा और proper trust के हिसाब से चीजें दूँ. And the worst वर्स्ट worst एडवाइस यू हैव गॉट इन advice योर लाइफ? worst advice, think more about yourself. I don't like those things. I always prefer think about others, think about yourself. सेल्फिश एंड सेल्फलेस. Yeah, I always say it should be win-win for both the parties, not for me only. वन थिंग दैट मैटर्स लेस देन पीपल थिंक. Money. For me, relations is on the top. Money will come. A dream dinner guest you want to talk to, maybe someone who is dead or maybe who is someone alive. My mother, Okay. she is no more. She left us in 2021. सो लास्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आएगा. वन अनकंफर्टेबल ट्रुथ अबाउट कॉर्पोरेट लाइफ.
Uncomfortable truth about corporate life. आपका बिजनेस चल रहा है इस पे Chaploosi. नाइस Chaploosi, that is the thing which I don't like, and I'll never work on this chaploosi. Thank you. This was Mr. Hitesh. Thank you for doing this with us, and I hope this would be really helpful for a corporate employee and someone who is a manager as well. So, thanks a lot for doing this with us. So thank you so much, वैभव, and thank you so much, Saksham. मेरे को खुद बहुत मज़ा आया. कुछ चीज़ों पे हम थोड़े सीरियस थे, कुछ चीज़ों पे थोड़ा हंस रहे थे. So it was great to be on your podcast called Strangers to Friends. And I Return hope we your have friend. become friends now. Yeah. we were about to ask this question only कोई नहीं तो मिलाएंगे. नाइस ये बात. This was Strangers to Friends podcast. I am Vaibhav Joshi. दिस इज सक्षम नारद Meet you in the next episode. Bye bye.